संस्कारों का ससुराल। रामनगर में कनिका अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसके पिता मुकेश, माँ गीता, भाभी महक और भाई रमेश सब साथ मिलकर रहते थे। सुबह के 4 बजे महक घर में सफाई कर रही थी, तभी वहां उसकी सास गीता आती है। अरे बहू, इतनी देर हो गई, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी पूरा घर साफ करने को पड़ा है। जी माँ जी, अभी कर दूंगी। अरे ये कनिका कहाँ मर गई, उठी नहीं क्या अभी तक? माँ जी वो शायद पता नहीं। महक के बोलने से पहले जैसे गीता के मन पर सांप लौट गया हो, वो चिल्ला कर बोली, हाय हाय, देखो तो इस बेशरम को, आज कैसे पटर पटर जुबान चला रही है। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों शोर हो रहा है घर में? अरे देख तो बेटा, पहले तो इसकी जुबान खुलती नहीं थी, आज मुझे पटक पटक से जवाब दे रही है। महक, क्या है ये? तुम्हारे अंदर संस्कार बचा है या नहीं, या फिर भूल गई? क्या कहा माँ से तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। माँ जी ननद जी का पूछ रही थी तो मैंने कहा कि पता नहीं। क्या कहा? ये कहा तुमने? लगता है सच में संस्कार भूलने लगी हो। माँ को इशारा करके बता नहीं सकती थी? अरे छोड़ ना बेटा, मैं खुद ही देख लूंगी कनिका को। अब गीता तेजी से सीधे कनिका के रूम में चली गई। वहां उसने देखा कनिका गहरी नींद में बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। ये देखकर गीता उस पर भड़कने लगी। हाय राम, ये लड़की अभी तक सो रही है, चलो उठ जल्दी। माँ उठ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे अभी तक होश नहीं आ रहा? हमारे घर में औरतें सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। अरे माँ, मैं कल रात देर तक सिलाई कर रही थी ना, इसलिए। बहाने मत बना, हमारे घर की बहू बेटियों के लिए कोई देर सवेर नहीं होती। अपने संस्कार मत भूल तू, चल उठ और बहू की मदद कर। कनिका चुपचाप बिस्तर से उठकर बाहर आ जाती है। उसकी भाभी महक पहले से ही किचन में काम कर रही थी। वो चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। उसके मायके का माहौल अनुशासन की बेड़ियों में बंधा हुआ था। तभी गीता किचन में आती है। अरे बहू, थोड़ा तेज हाथ चला, इतनी देर हो गई और अभी तक चौका नहीं धुला। जी माँ जी, बस अभी कर रही हूँ। मुझसे जबान मत लड़ाया कर। हमने तो अपनी सास के सामने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो तुझसे काम में ये ढीलापन क्यों सहे हम? माँ जी मैं कोशिश कर रही। कोशिश नहीं, इसे अपनी आदत बना। हमारे यहाँ बहू के लिए कोई बहाना नहीं होता, समझी? जी माँ जी। तभी रमेश दरवाजे से बाहर आया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अचानक काम की हड़बड़ी में महक का हाथ जल जाता है। पर वो हाथ जलने की परवाह किए बिना नाश्ता तैयार करने लगी। उसकी आंखों से दर्द साफ झलक रहा था। ए महक, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना? जी कर दिए हैं। अच्छे से देख लेना, कहीं जरा भी सिलवट ना हो, वरना दोबारा करवाऊंगा। जी ध्यान से किए हैं। पता नहीं आजकल बहू का मन काम में लगता क्यों नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। अब उसने क्या कर दिया माँ? अरे काम में आलस के अलावा और वो क्या ही करेगी। महक दिन भर नौकरानी की तरह घर में काम करती थी। इसके बावजूद भी घर में कोई उससे इज्जत से बात नहीं करता था। ये सोचकर हमेशा उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जिससे वो उदास हो जाती थी। सुन बहू, नाश्ता जल्द से जल्द बनना चाहिए, मेरे बेटे को तेरी वजह से देर ना हो। जी माँ जी। हर बार तुमसे बोलना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें भी तुम सही से नहीं कर सकती। मैं कोशिश तो करती हूँ। अरे बहस मत कर, काम कर। महक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में बेबसी झलकती है। तभी कनिका वहां आती है और महक की हालत देखकर ठहर जाती है। भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं कनिका, तुम रहने दो। माँ जी ने देख लिया तो खामखा तुमसे भी नाराज हो जाएंगी। मगर क्यों भाभी, तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो। ये क्या हो रहा है? तो फिर बोली कनिका। माँ, भाभी कोई नौकरानी नहीं है, वो भी इस घर की बहू है, आपकी बेटी जैसी। चाहे बहू हो या बेटी, मेरे घर में दोनों बराबर है। और तू अपने संस्कार भूल गई क्या? है मेरे सामने जुबान चला रही है। महक हैरान होकर कनिका की तरफ देखती है। पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। माँ पापा, मुझे लगता है अब कनिका की शादी करा देनी चाहिए। बेटा, ये तूने बहुत अच्छी बात बोली। सुनिए जी, मेरी नजर में एक लड़का है। अरे चुप कर, तो दिखाई नहीं देता तेरे सास ससुर यहाँ बैठे हैं, तुझसे बीच में बोलने को किसने कहा? सुनो बहू, हमारे यहाँ बड़ों के बीच घर की औरतें नहीं बोलती, यही संस्कार है हमारे यहाँ के। माफ कर दीजिएगा पिताजी। ठीक है, अब जा किचन में काम कर। है बढ़िया ही हमको सलाह देने वाली।
अब कुछ महीनों में ही कनिका की शादी आकाश से धूमधाम से हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद पहली सुबह कनिका सुबह 4 बजे उठकर काम में लग गई। तभी वहां उसकी सास सुनीता आई। अरे बेटा, तू इतनी सुबह क्यों उठ गई? अभी आराम करो, हमारे यहाँ तो अब रात शुरू हुई है। लेकिन माँ जी, मेरे मायके में तो बहुएं 4 बजे उठकर अपने काम में लग जाती हैं। यही संस्कार मैं भी सीख कर आई हूँ। बेटा, ऐसे कोई पुराने रीति रिवाज हमारे यहाँ नहीं होते और हमारे यहाँ बहुएं नहीं बेटियां होती हैं। जब चाहो तब आराम से उठो और काम करो। पर माँ जी, मैं तो यही देखती आई हूँ कि बहुओं को घर में सबसे पहले उठना पड़ता है। पर यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। जब तक आराम नहीं मिलेगा काम भी अच्छा नहीं होगा। ये कैसे ससुराल है? यहाँ तो सास अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दे रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी। तभी वहां आकाश आकर उन दोनों की बातचीत सुनने लगता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ हाँ माँ, कनिका को अभी आराम करने दो। सुनिए जी, मैं आराम करूंगी तो घर का काम। अरे बेटा, काम पर तेरा नाम थोड़ी ना लिखा है। तू थकी हुई है, अभी सो ले, फिर मन हो तो कर लेना। मन हो तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे अब जाकर आराम कर जा। मुझे ये घर अपने घर से बहुत अलग लग रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी। अब कनिका अपने कमरे में बैठी हैरानी से अपनी सास की बात सोच रही थी। उसके लिए ये बातें बहुत अजीब थी। थोड़ी देर बाद सुबह के 10 बजे वो घूंघट और साड़ी में किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसे घूंघट से बहुत परेशानी हो रही थी। उफ, ये घूंघट भी ना बार बार आंखों पर आ रहा है, कुछ साफ दिख नहीं रहा मुझे। काम करते हुए कनिका से गलती से पानी गिर जाता है। ये देखकर वो घबराते हुए जल्दी जल्दी पानी पोंछने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? माफ कीजिए माँ जी, गलती से पानी गिर गया। अरे कोई बात नहीं बेटा। तभी बाहर आंगन में बैठा ससुर राजवीर अखबार पढ़ते पढ़ते बहू की ये बात सुन लेता है। वो किचन के दरवाजे पर आकर कनिका से कहता है, बेटा, ये घूंघट की झंझट क्यों पाल रही हो? लेकिन पापा जी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ससुराल में घूंघट रखना सबसे बड़ा और पहला संस्कार होता है और ये बहुत जरूरी है। बेटा, यहाँ जरूरी बस तुम्हारी खुशी है। बेटा, यहाँ घूंघट रखने की कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे तुम कंफर्टेबल हो वैसे रहो। लेकिन मैं ये घूंघट कैसे? थोड़ी देर में आकाश वहां आया और कनिका से बोला, अरे कनिका, माँ और पापा सही कह रहे हैं, तुमको घूंघट रखने की कोई जरूरत नहीं है, मत रखो इसे। अब अपने पति की बात मानकर वो घूंघट रखना बंद कर देती है। उसने पहली बार देखा कि ससुराल में उसे बराबरी का दर्जा मिलने लगा। घर के फैसलों में उसकी भी राय ली जाती थी। रात के समय सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे। तभी, कनिका बेटा, घर के सारे पर्दे बहुत पुराने हो गए हैं और इनका कलर भी उतर गया है। हाँ माँ जी, मैं भी पिछले कई दिनों से यही सोच रही थी। अरे तो तुमने मुझसे ये बात कही क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ जी, मैं कैसे घर के बड़ों के बीच में बोल सकती हूँ? बेटा, घर को तो तुम ही संभालती हो, तो ये सब भी तुम्हें ही मुझे बताना पड़ेगा ना? सच माँ जी? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, कल घर के लिए नए पर्दे लेने हैं, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? माँ जी, हमारे घर के पेंट से मैच होते हुए हल्के ब्लू कलर के पर्दे लगाने चाहिए। वाह बेटा, बहुत खूब। सच में माँ जी, मुझे ना हल्के रंग के पर्दे ही पसंद है, जो सूरज की रोशनी को अंदर आने दे। बहुत बढ़िया, तो फिर कल तुम और सुनीता जाकर पसंद कर लो। कनिका के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। सुनीता हर कदम पर कनिका का साथ देती थी। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। रात को कनिका और सुनीता एक साथ बैठी थी। बेटा, तुम्हें तुम्हारे मायके की याद आती है? हाँ माँ जी, पर वहाँ के नियम कायदे याद करके डर भी लगता है। बेटा, हर घर के अपने नियम होते हैं, लेकिन अगर नियम किसी को दुखी करे तो उन्हें बदल देना चाहिए। माँ जी, क्या मेरी माँ को भी ये समझाया जा सकता है? कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर तुम्हारी माँ को लगेगा कि बदलाव से खुशी आती है तो वो भी समझेंगी। कनिका पहली बार अपने मायके के लिए कुछ करने का साहस करती है। वो अब अपनी पसंद की चीजें करने लगी, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, जिसमें सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी शामिल था। कनिका अपने कमरे में रील बना रही थी। वाह, हमारी मैडम अब इंस्टाग्राम स्टार बन रही है। मुझे मजा आता है इसमें। पहले कभी करने का मौका नहीं मिला था ना। दूसरी ओर गीता आंगन में आराम से लेटी थी। तभी महक को सोशल मीडिया पर कनिका की बनाई रील्स दिखती है।
ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को उनकी बेटी के खिलाफ भड़काने लगती है। माँ जी, मुझे आपसे कनिका के बारे में बात करनी है। आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? अरे वाह, आज तू सीधे आकर मुझसे बात कर रही है। बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें। हाँ माँ जी, बात ही ऐसी है कि बिना बताए मैं रह नहीं पाई। अच्छा, जल्दी बता क्या हुआ। महक गीता को कनिका की बनाई 2-3 रील्स अपने मोबाइल में दिखाती है। रील्स देखकर गीता बहुत भड़क जाती है और ऊपर से महक जलती आग में घी डालने का काम करती है। तूने तो सच्ची कहा था, ये लड़की तो सच में हाथ से निकलती जा रही है। ना घूंघट, ना सुबह जल्दी उठने का नियम, और अब ये देखो मोबाइल पर नाच गाना। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि ये अपने मायके के सारे संस्कार भूल गई हैं। अरे मुझे तो डर है ये सब उसके सास ससुर ने देख लिया तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ जी, वो लोग तो फिर हमारे घर के संस्कारों पर ही उंगली उठाएंगे ना। बहू की बात भी सही है, मुझे कनिका की इन हरकतों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। उधर कनिका की रील्स और खुले विचारों की चर्चा अब पड़ोसियों तक पहुंच गई थी। उनके ताने गीता तक पहुंचने लगे। एक दिन गली में गीता कुछ पड़ोसनों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। गीता बहन, ये तुम्हारी बेटी के छोटे छोटे कपड़े देखे तुमने? ससुराल में जाकर ये अपने संस्कार ही भूल गई। और वो क्या होता है? इंस्टा पर नाच गाना कर रही है। हमारी बहू ऐसे नहीं करती। हाय राम, ये लड़की तो सच में मेरे हाथ से निकल गई है। पड़ोसियों की बातें गीता को अंदर तक चुभ गई। उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक दिन दोपहर में आंगन में गीता और महक बैठी थी। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की बिगड़ गई है। अब देखो, लोग हमें ताने मार रहे हैं। हाँ बहू, मैंने सोचा था शादी के बाद ये सुधर जाएगी, पर ये तो और बिगड़ गई। माँ जी, मैंने सुना है लोग कह रहे हैं कि उसके ससुराल में आपकी परवरिश पर सवाल उठ रहे हैं। क्या? मेरी परवरिश पर? हाय हाय, मैं अब इस कनिका को सबक सिखा कर रहूंगी। गीता ने कनिका को सबक सिखाने के लिए उसे मायके बुलाने का फैसला कर लिया। अब कनिका और आकाश मायके आते हैं। गीता पहले से ही गुस्से में बैठी थी। वाह, बड़ी मेम साहब बन गई हो। कपड़े देखो, बाल देखो, संस्कार तो बेच खाया है तुमने। अरे माँ, क्या हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माँ जी, कनिका ये सब करके खुश है, हमको और क्या चाहिए? हाँ दादाजी, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी ये सब कर रही है। तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे। अरे माँ जी, इसमें मैंने क्या किया? मेरी माँ ने ही उसको सारी आजादी दी है और कनिका इन सबसे खुश है। माँ, तुम इन्हें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्यों नहीं बोल सकती? पूरे मोहल्ले के लोग आज मुझ पर हंस रहे हैं और ये सब दामाद जी की वजह से हुआ है। अरे माँ, पर आकाश और कनिका खुद को बेइज्जत महसूस करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहें, रमेश बीच में आ जाता है। रमेश जो अब तक चुप था, पहली बार बोलता है। माँ, जरा सोचो, क्या वाकई कनिका गलत कर रही है या हम ही जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहे थे? बेटा तू भी, ये लड़की हमारा नाम खराब कर रही है और तू इसकी साइड ले रहा है। नहीं माँ, वो सिर्फ अपनी मर्जी से जी रही है। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि औरतों को सांस तक ना लेने दे। महक, जो अब तक रमेश को अपने लिए कुछ ना बोल पाने के लिए तरसती थी, ये देखकर चौंक जाती है। और मेरी बात, मैं तो हमेशा इस घर के नियम और संस्कारों में बंधी रही हूँ, घूट घूट के जीती हूँ। हाँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब और नहीं। रमेश के समर्थन ने माहौल को और गर्म कर दिया था, लेकिन इस सबसे ज्यादा असर महक पर पड़ा। सालों से चुप रहने वाली महक आज बोलने को तैयार थी। महक पहली बार हिम्मत जुटाकर बोलती है। माँ जी, क्या कभी आपने सोचा कि हम औरतें भी इंसान हैं? हमें भी कुछ अच्छा बुरा लगता है। अरे बहू, ये क्या नई हवा चल पड़ी है? अब तू भी मुझे ज्ञान देगी? तू तो कभी ऐसे नहीं बोलती थी। हाँ माँ जी, क्योंकि आपने मुझे हमेशा चुप रहना सिखाया। शादी के बाद से ही मैंने सिर्फ आपके आदेश सुने हैं। कभी आपने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? अरे इसमें पूछना क्या? अच्छा खाती है, पीती है, पहनती है, अच्छे घर में रहती है, और क्या चाहिए तुझे? माँ जी, मन की शांति सबसे जरूरी होती है। अरे ये क्या बेफिजुल की बातें चल रही है यहाँ? बेफिजुल नहीं माँ जी, सच्चाई बता रही हूँ। आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी बना रखा है। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं हो सकती, या मैं कभी अपनी राय नहीं दे सकती? पर हमारे यहाँ के संस्कार। माँ जी, संस्कार हमें सच्चाई और अच्छाई से चलना सिखाते हैं, हमारी जिंदगी को बंधन में बांधने के लिए नहीं होते हैं। महक की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ जी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, लेकिन बदले में क्या मिला? कभी प्यार नहीं, सिर्फ हुक्म और ताने मिले मुझे। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो?
माहौल देख घर में दामाद खड़ा है और तो ऐसे। सच कह रही हूँ माँ जी, आपके संस्कार हमारे लिए जेल बन चुके हैं। हर लड़की ससुराल में परिवार चाहती है, जेल नहीं। शांत हो जाओ भाभी। माँ, मैंने खुद भाभी को अकेले कमरे में रात दिन रोते देखा है। क्या बहुएं ऐसे रखी जाती हैं? ला, अब तो भी शुरू हो गई कनिका। माँ, भाभी ने आज अपने मन के अंदर दबा हुआ दर्द बाहर निकाला है। आपकी बहू घुट घुट की जी रही है, आपको इसका एहसास कभी नहीं हुआ? अरे पर ये तो। माँ जी, मैंने जानबूझकर आपको कनिका की वीडियो दिखाई ताकि आप देखो कि वो कैसे अपने ससुराल में खुश रहती है। आखिर वो भी तो अपने ससुराल में है। लेकिन तूने तो मुझसे भड़काने वाली बातें कही थी। मैं जानती थी ऐसा करने से आप कनिका को यहाँ बुलाकर समझाओगी और तब मैं आपके सामने अपनी बात कह पाऊंगी। ध्यान से देखो माँ, आपकी बहू अंदर तक टूट चुकी है। आप इसको खुश रहना कहती हो। ये सुनकर गीता को जैसे झटका लगा। वो बिना किसी को कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। गीता अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। रोहिणी अपने पति राज और सास भवानी के साथ रहती है। राज को नौकरी में प्रमोशन मिला है और अब वो मैनेजर हो गया है। घर में खुशी का माहौल है। अरे वाह, अब तो राज मैनेजर हो गए हैं। अब तो मैं खूब शॉपिंग करूंगी। मुझे जो जो चाहिए अब मैं सब ला सकूंगी। अब तो मेरी जिंदगी बड़े मजे से बीतेगी। चलो अब शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज तो मैं सब कुछ राज की पसंद का ही बनाऊंगी। रोहिणी बड़े प्यार से राज की पसंद का खाना बनाती है। 8 बज चुके थे। रोहिणी झटपट टेबल पर खाना लगाती है। अरे वाह बहू, आज तो तुमने बहुत कुछ बनाया है। क्या बात है, कोई खास बात? जी मम्मी जी, राज को प्रमोशन मिला है, वो मैनेजर हो गए हैं। इसलिए आज मैंने राज की पसंद का सारा खाना बनाया है। राज आते ही होंगे, अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो जाएंगे। रोहिणी खाना टेबल पर लगाकर राज के आने का इंतजार करने लगती है। 9 बज जाते हैं। राज अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। ओहो, इतना लेट तो आज तक कभी नहीं हुआ। पता नहीं राज कहाँ रह गए। रोहिणी फोन लगाती है तो राज फोन भी नहीं उठाता। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बजने को आ रहे थे। रोहिणी राज का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज अभी तक घर नहीं आया और ना ही रोहिणी का फोन उठा रहा था। भवानी अपने कमरे से आती है। रोहिणी को इस तरह टेंशन में देखकर पूछती है, क्या हुआ बहू, अभी तक सोए नहीं? मम्मी जी, राज अभी तक घर नहीं आया। 12 बजने को आए हैं। राज अभी तक घर क्यों नहीं आया? हे भगवान, सब ठीक तो होगा ना? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे मम्मी जी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, राज के ऑफिस जाती हूँ। अरे रुक बहू, तू अकेली कहाँ जाएगी? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों सास बहू जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने दरवाजे पर ही राज खड़ा था। अरे राज बेटा, कहाँ गया था? बहू कब से तेरा इंतजार कर रही है, फोन भी नहीं उठा रहा। अरे मम्मी, मेरा प्रमोशन हुआ है ना, मैं मैनेजर बन गया हूँ, तो दोस्तों को पार्टी दे रहा था और फोन ना साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, एक बार फोन करके बता तो सकते थे ना। अरे वो सब छोड़ो ना रोहिणी, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। रोहिणी देखती है कि राज के साथ एक खूबसूरत लड़की है। ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है माया। इसने आज ही हमारी कंपनी ज्वाइन की है और आज से ये मेरी नई सेक्रेटरी है। ये कोलकाता में रहती है, आज ही आई है, इसके लिए इसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने कहा तुम मेरे घर चलो, वो भी तुम्हारा ही घर है। राज और माया घर के अंदर आते हैं। रोहिणी मुंह बिगाड़कर माया को देखे जा रही थी और भवानी के चेहरे पर गुस्सा था। क्या हुआ राज, तुम्हारा फैमिली मेरे आने से खुश नहीं है क्या? ऐसा नहीं है माया, वो क्या ना, सब लोग थक गए हैं, बहुत रात हो गई ना, इसलिए चलो अब तुम मेरे रूम में चलकर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। रोहिणी, तब तक तुम माया का रूम तैयार कर दो। इतना कहकर माया और राज रूम में चले जाते हैं। रोहिणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये क्या तरीका है? देखा आपने मम्मी जी, ऐसे आधी रात को घर आ रहे हैं, वो भी एक लड़की के साथ, और मुझे कह रहे हैं आधी रात को मैं गेस्ट रूम साफ कर दूं। हद होती है किसी चीज की। बहू, मुझे याद आ रहा है कि ये वही लड़की है जो कॉलेज टाइम में राज को पसंद थी। राज इससे प्यार करता था। आज इतने सालों बाद ये ऐसे वापस आई है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सुनकर रोहिणी बुरी तरह हैरान रह जाती है। क्या? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मम्मी जी, मेरा पति किसी और लड़की से प्यार करता है, मेरी सौतन को घर ले आया। मैं क्या करूंगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे अरे, तू रो मत बहू,
मैं भी देखती हूँ ये माया का माया कब तक टिकता है। इस माया को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगी। शुरुआत अभी से करते हैं। इस माया को रूम साफ चाहिए ना, अब देख क्या करते हैं। रोहिणी और भवानी मिलकर रूम तो साफ कर देते हैं, लेकिन रूम के अंदर एक सफेद चूहा छोड़ देते हैं। माया और राज कमरे में आते हैं। वाओ रोहिणी, तुमने तो पूरा रूम अच्छे से जमा दिया। थैंक यू डियर। हाँ, अब तुम आराम करो, हम सब भी आराम करने जाते हैं। माया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है और राज का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। माया भी अपने रूम में सो रही थी, तभी उसके हाथ पर वो चूहा चलता हुआ उसे दिखाई देता है। माया हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। अगले दिन सुबह होती है। अब देखना बहू, रात को चूहे से परेशान होके वो माया आज सुबह सुबह ही घर छोड़कर भाग जाएगी। पर माया तो अपने कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आती है। मेरा तो यहाँ मन लग गया है। पता है, कल रात मेरे रूम में एक सफेद चूहा आ गया था, और तुम्हें पता है ना, मुझे चूहे बहुत पसंद है। अम्मा की अति भालो। रोहिणी और भवानी का मुंह उतर जाता है। तभी राज अपने कमरे से बाहर आता है। अरे वाह माया, तुम उठ भी गई सोकर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम्हें यहाँ? नहीं नहीं राज, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रोहिणी, तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। माया और राज अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मम्मी जी, हमारा ये दांव तो खाली गया। इस माया को तो चूहे पसंद है, अब क्या करूं? वो रोने लगती है। अरे तो फिक्र मत कर बहू, तेरे इस मम्मी जी के पास एक से बढ़कर एक उपाय है। नाश्ता खाना है ना इस माया को। जा बहू, तो नाश्ता बना, अब देख मैं क्या करती हूँ। रोहिणी नाश्ते में पोहा बनाती है। राज और माया डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं। रोहिणी, नाश्ता तैयार है? जी अभी लाई। रोहिणी दोनों का नाश्ता लगाती है। अरे जरा रुक तो बहू, माया जी को थोड़ा स्पेशल नाश्ता खिलाते हैं। और भवानी माया के खाने में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है। अब आएगा मजा। रोहिणी दोनों को नाश्ता देती है। माया पोहा खाना शुरू करती है। ओहो हो, पोहा तो बहुत टेस्टी बना है। रोहिणी, तुमको कैसे पता चला मेरे को खाने में मिर्ची ज्यादा पसंद है? ओहो हो, की स्वाद, बहुत मजा आ गया नाश्ते में तो। ये सुनकर रोहिणी और भवानी हैरान रह जाते हैं। नाश्ता करके राज और माया ऑफिस के लिए निकलते हैं। रोहिणी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरे तो करम ही फूट गए थे। मैं जो भी करती हूँ इस माया को अच्छा क्यों लगता है? ये माया मेरे पति को मुझसे छीन कर ही मानेगी। अब मेरा क्या होगा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे बहू रो मत, ऐसे हार नहीं मानते। मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। शाम को माया और राज किसी बात पर मुस्कुराते हुए ऑफिस से घर आते हैं। राज, तुम भी ना, तुम्हारा मजाक करने का आदत अभी तक नहीं गया। मुस्कुराते हुए वो राज के कंधे पर हाथ रखती है। रोहिणी और भवानी को ये देखकर गुस्सा आता है। मम्मी जी, आप देख रही है ना, दोनों कैसे हंस हंस कर बात कर रहे हैं। राज और माया आके सोफे पर बैठ जाते हैं। रोहिणी, खाना लगा दो जल्दी से, आज तो बहुत थक गया हूँ। मैं तो खाना खाते ही सोने चला जाऊंगा। सब लोग डिनर कर लेते हैं। रोहिणी और भवानी भी सोने जाते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। माया सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। राज, ये देखो, इस फाइल में फाइनेंस चार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ, क्यों नहीं। राज माया के पास बैठकर उसे समझाने लगता है। रोहिणी और भवानी ये देखकर गुस्सा होती हैं। मम्मी जी, आप देख रही है ना, कैसे चिपक कर बैठे दोनों। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। वो फिर से रोने लगती है। अरे तू रोती क्यों रहती है? देख मैं करती हूँ कुछ। रोहिणी, देख नहीं रही मेरा बेटा कितना काम कर रहा है? जा उसके लिए चाय कॉफी कुछ लेकर आ। और वो रोहिणी की तरफ आंख मारती है। रोहिणी माया और राज के लिए कॉफी बनाकर लाती है। आप दोनों कितनी देर से काम कर रहे हो? ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। रोहिणी जानबूझकर कॉफी माया के लैपटॉप पर गिरा देती है। अरे ये क्या हो गया? आई एम सॉरी माया। ओह नो, मेरा लैपटॉप तो खराब हो गया। अब मैं काम कैसे करूंगी? ओह नो, ये क्या हो गया?
अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो लैपटॉप सुबह ही ठीक हो सकता है। वो भवानी की तरफ आंख मारकर मुस्कुराती है। ये क्या कर दिया तुमने रोहिणी? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी इसमें? पूरा लैपटॉप खराब हो गया। कल मेरी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी, माया उसी की फाइल बना रही थी। मेरे पास उस फाइल की दूसरी कॉपी भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? मेरी नौकरी चली जाएगी। ये क्या कर दिया तुमने? ये सुनकर रोहिणी परेशान हो जाती है। तुम टेंशन मत लो राज, मैंने पहले ही पेन ड्राइव में एक कॉपी ले ली थी। हम तुम्हारे लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। थैंक गॉड। अच्छा हुआ माया तुमने समझदारी से काम लिया, नहीं तो सब गड़बड़ा जाता। तुम कितनी समझदार हो। और वो माया के हाथ पर हाथ रखता है। ये देखकर रोहिणी से बर्दाश्त नहीं होता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। मेरा पति अब मेरा नहीं रहा। भगवान, मेरा क्या होगा? कल रात से अब तक जाने कितने उपाय कर चुकी इस माया को घर से बाहर निकालने के लिए, पर ये तो जा ही नहीं रही। ये कैसी बात कर रही हो तुम रोहिणी? ऐसा अनजान मत बनिए, मुझे सब पता है। माया आपका कॉलेज टाइम का प्यार है ना, आप आज भी उसी से प्यार करते हैं। मुझे मम्मी जी ने सब कुछ बता दिया है। आप मुझे छोड़कर माया के साथ रहना चाहते हैं ना, इसीलिए उससे इतना हंस कर बात कर रहे हैं, उसी के साथ टाइम बिताते हैं। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम रोहिणी? तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब मेरा पास्ट था। आज के टाइम में माया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। माया इस शहर में नहीं है, ऊपर से मेरी ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है, इसीलिए माया को घर लेकर आया। मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते माया की हेल्प कर रहा था, और तुम हम दोनों के बारे में इतना गलत सोच रही हो। आप दोनों को साथ देकर मुझे लगा आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। रोहिणी ये कैसी सोच है तुम्हारी? क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? दोस्ती का मतलब गलत नहीं होता रोहिणी, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। तुम्हारे भी तो कॉलेज में कई लड़के दोस्त थे, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। रोहिणी, जिस तरह से भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटे का रिश्ता पवित्र होता है ना, वैसे ही दोस्ती का रिश्ता भी पवित्र होता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं समझ गई हूँ, एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैंने भी इस सब में बहू का साथ दिया था, लेकिन अब मुझे भी समझ में आ गया माया बेटा कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम जब तक इस शहर में हो तुम यहीं रहोगी। हाँ बेटा। माया मुस्कुराकर रोहिणी और भवानी के गले लग जाती है। मनोरमा अपनी समधन नीलम से कहती है, बहन जी, अब रिश्ता तो तय हो ही गया है, अब बस कुछ दिनों में बच्चों की शादी हो जाए। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, पंडित जी से बात कर लूंगी मैं। शादी का मुहूर्त आसपास का ही निकालने को कह दूंगी। अब शादी ब्याह जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अब तो रिश्ता जुड़ ही गया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा बहन जी। इतना कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनोरमा के बेटे आदित्य की शादी नीलम की बेटी निधि से हो जाती है। शादी के बाद निधि का ससुराल में पहला दिन था। सर्दियों का मौसम होता है। निधि अपने कमरे में आदित्य का इंतजार कर रही होती है। तभी आदित्य कांपते हुए आता है और निधि से कहता है, हाय बाहर कितनी ठंड है। पता नहीं किसका आइडिया था सर्दियों में शादी करने का। दुल्हनों का तो ठीक रहता है, इतना भारी भरकम शादी का जोड़ा पहन लेती है, लेकिन हम बेचारे लड़के जो ठंड से कांपते रहते हैं, उनकी तो कुल्फी जम जाती है। इतनी तो ठंड हो भी नहीं रही है आदित्य जी जितनी आप कह रहे हो। ये तुम्हें कोई कम लग रही है क्या? अरे मुझे तो कमरे में आने के बाद भी ठंड लग रही है। आप भी ना अजीब ही है, दिसंबर में किसी को इतनी ठंड कैसे लग सकती है भला? मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो लगती है भाई ठंड। अच्छा मैं मोटी वाली रजाई निकाल रहा हूँ, आधी रात तक तो और भी ठंड बढ़ जाती है ना, इसलिए। अरे रजाई की क्या जरूरत है, मैं तो एक पतली सी चादर भी ना लूं और आपको रजाई चाहिए। रहने दो ना आदित्य जी। नहीं नहीं मैं तो ला रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हें जो करना है। आदित्य रजाई ओढ़कर सो जाता है और निधि भी पंखा चालू कर देती है, वो भी फुल। इतनी ठंड में आदित्य बेचारा पंखे के नीचे सोता है और उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। आदित्य निधि को कुछ नहीं कहता पंखा चलाकर सोने के लिए, इसलिए अब निधि हर रोज पंखा चलाकर सोने लगती है। लेकिन आदित्य की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन आदित्य सुबह उठता है तो उसे बहुत गंदा जुकाम हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है। ये देखकर आदित्य की माँ मनोरमा कहती है, क्या हुआ आदित्य बेटा, तुझे इतना जुकाम कैसे हो गया?
कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि बाहर जाया कर तो कान ढक लिया कर, ऐसे मौसम में ही ठंड लगती है। और देख तुझे ठंड लग गई ना। माँ मैं अच्छे से बाहर जाता हूँ, लेकिन ये जुकाम ना मुझे निधि की वजह से हुआ है। बहू की वजह से जुकाम? अरे बहू की वजह से जुकाम कैसे हो सकता है तुझे? अब आपकी बहू को दिसंबर में जून जुलाई लगता है तो मैं क्या करूँ? फुल स्पीड पर पंखा चलता है, कितना भी ओढ़ लूं, कितना भी ढक लूं, कहीं ना कहीं से तो हवा चली जाती है और फिर ठंड लग जाती है। अरे ये तो बहुत गलत बात है बेटा। इतनी सर्दी हो रही है और बहू को गर्मी चाहिए, पंखा चला कर सोती है। देख उसकी वजह से तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। बस छोड़ो ना, अब दीदी की क्या गलती है? उसे तो शुरू से ही आदत है ना ऐसे रहने की। अब शादी के बाद परिवार पूरा बदल जाता है और हम भी उसे अपनी आदत बदलने को कह दे तो अच्छा नहीं लगता ना। अपने बेटे की बात सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहू की वजह से आदित्य की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए जब रात के समय सब सोने लगते हैं तो मनोरमा अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा एक काम कर, तू जा मेरे कमरे में जाकर सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ जी ये क्या, अचानक से आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों? सब ठीक तो है ना? अरे बहू अब तेरी वजह से मेरे बेटे की तबीयत पर असर पड़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बोल रही हूँ। आदित्य तू जा मेरे कमरे में आराम से सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ लेकिन आपको भी तो यहाँ ठंड लगेगी ना, आप कैसे यहाँ सो पाओगी? अरे सो जाऊंगी मैं, और मैं भी तो देखो बहू को कितनी गर्मी लगती है। साल का आखिरी महीना है और बहू ने गर्मी का महीना बना रखा है। चल तू जा, अब सो जा, आराम से जा। हाँ मैं हूँ यहाँ। आदित्य अपनी माँ की बात मान लेता है और जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। लेकिन यहाँ निधि के साथ सोकर मनोरमा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अब भी पंखा फुल स्पीड था। मनोरमा ठंड के मारे कांप रही थी और आधी रात को उठकर बाहर हॉल में जाकर सो जाती है। जब सुबह सब उठते हैं तो आदित्य और निधि मनोरमा को हॉल में सोते हुए देखते हैं तो आदित्य कहता है, माँ क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप तो कमरे में सो रही थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? हाय बेटा, तू बहू के साथ कैसे सोता है? एक तो कड़ाके की वैसे ही सर्दी हो रही है, ऊपर से बहू ने कमरे में जैसे फ्रिज खोल दी, मेरी तो रात में ही तबीयत खराब हो गई। माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मत सो कमरे में, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और देखो हो गई ना आप तबीयत खराब। और निधि, माँ तुम्हारे साथ सो रही थी तो तुम थोड़ा कम पंखा नहीं रख सकती थी? अरे माँ जी को मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे साथ कमरे में सोने के लिए, वो तो खुद ही आई थी ना। और मुझे गर्मी लगती है तो मैं क्या करूं? मैंने इससे भी कई ज्यादा ठंडी देखी है, लेकिन इतनी सी ठंड में आपका ये हाल हो गया। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब निधि के साथ कोई भी नहीं सोता, क्योंकि जो कोई भी उसके साथ सोता उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी वहां निधि आ जाती है और एसी चालू कर देती है, जिसके बाद मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है, हम सब यहाँ बैठे हैं और तूने एसी चला दी, और वैसे ही तेरे साथ सोकर अब तक हमारी सर्दी दूर नहीं हुई और फिर तूने यहाँ एसी चला दी। अरे हमें क्या मारने का इरादा है तेरा? माँ जी आप लोगों को अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ ना, मुझे तो गर्मी लग रही है। अब मैं यहाँ एसी ना चलाऊं तो क्या करूं? लेकिन निधि यहाँ तुम अकेले तो नहीं बैठी हो, यहाँ और भी बाकी सब लोग बैठे हैं ना। हम तुम्हें कुछ कहते नहीं तो तुम भी तो हमारे बारे में समझो कुछ। अरे बेटा इससे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं, इससे तो वही करना होता है जो इसका मन करता है। लेकिन माँ हमें इसे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, वरना ये तो दिसंबर में हमें मार ही देगी। मुझे तो अब घर में भी 4-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे बहू को बोल देंगे तो वो जैसे मान ही जाएगी, है ना। अब तो मैं कल बहू की माँ को ही बुलाती हूँ, सीधा बहू की माँ से ही बात करूंगी। अगले ही दिन मनोरमा निधि की माँ नीलम को बुलाती है और जब नीलम घर आती है तो मनोरमा नीलम से कहती है, और बताइए नीलम जी कैसी है तबीयत आपकी? सर्दी जुकाम तो नहीं ना? नहीं नहीं बहन जी सब ठीक है, आप बताओ कैसी हो? बहन जी आप तो ठीक हो लेकिन हम नहीं। अरे कैसी लड़की है ये, दिसंबर में इसे गर्मी लगती है। अरे हम लोगों को तो हर रोज सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ तो समझाओ। बहन जी तभी तो हमने इसकी शादी की है। अब 12 महीने बिजली का बिल भरो और इसे संभालो। दिसंबर में गर्मी तो बस इसे ही लगती है। सही कहा, अब तो बहू बन ही गई है तो झेलना ही पड़ेगा। मनोरमा जी को अब ऐसी बहू को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है, जिसके बाद मनोरमा और आदित्य बस गर्मियों के आने का इंतजार करते थे, क्योंकि तभी तो मुमकिन होता था निधि के पास बैठना।